हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB PGT कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का। और इससे पहले मैं इसकी 7 क्लासेस प्रोवाइड करा चुकी हूँ और ये पार्ट 8 है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। और साथ ही ये जो DSSB वाला जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये उसके साथ साथ PGT कॉमर्स का कोई भी आपका एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, NVS, KVS, आप कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो जाके सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि कोई भी आगे वीडियो आती है, डेली ही एक वीडियो आती है आपकी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आज का फर्स्ट है, लेकिन क्योंकि 40 क्वेश्चन मैं पहले प्रोवाइड करा चुकी हूँ तो ये 41 है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस विल बी एलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस। इनमें से जो कौन सा एक्सपेंस है वो टाइम के बेस पर एलोकेट किया जाता है। ऑप्शंस आर सैलरी, वेजेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब आप खुद सोचो, इनमें से कौन सा एक्सपेंस है जो टाइम बेसिस पर एलोकेट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये जो तीनों ही एक्सपेंसेस है ना, ये टाइम बेसिस पर ही क्या किए जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं। सैलरी भी आप टाइम बेसिस पर देते हो, वेजेस भी आप टाइम बेसिस पर देते हो कि आपको आर्ली देना है या डे वाइज देना है अपने लेबर को जो पे करते हो आप, ठीक है। अब इसमें पीस बेस सिस्टम भी होता है, लेकिन ये टाइम वेजेस भी होता है। ओके, फिर इंटरेस्ट भी आप टाइम के हिसाब से देते हो कि आपने कितना अमाउंट बोरो किया है और कितने टाइम के लिए किया है, उस हिसाब से आप क्या करते हो, टाइम बेसिस पर इंटरेस्ट देते हो। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज क्रिएटेड टू। जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है ये क्रिएटेड टू लिखा है, यहाँ पे ट्रांसफर टू होना चाहिए था आई थिंक। जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, जब आपकी कंपनी जो है ना इनकॉर्पोरेट भी नहीं, उससे पहले का जो कोई प्रॉफिट हो गया है सपोज आपको, तो उस प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शंस आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जर्नल रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व। तो देखो जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है ना, वो किस नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है। ओके, तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। Financial stability refers to the capacity of an undertaking to meet its financial obligation both dash and dash। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है किसी फर्म की, कैपेसिटी जो होती है उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने की, वो कौन कौन सी होती है। शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, करंट या फिर फिक्स असेट, बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेबल, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन एंड सोल्वेंसी पोजीशन। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है किसी फर्म की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, वो आपकी दोनों होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिंग चार्जेस। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि नॉन ट्रेडिंग चार्जेस क्या होते हैं। वो चार्जेस जो आपके डे टू डे बेसिस से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है, जो आपके डे टू डे बेसिस पर आकर नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेडिंग चार्जेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस भी इन्हीं को हम बोलते हैं। ठीक, अब ऑप्शंस क्या हैं देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू रिटर्न ऑफ, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रिटर्न ऑफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, नॉट पूछा है, इनमें से कौन सा ट्रेडिंग चार्जेस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों ही हमारे क्या है, नॉन ट्रेडिंग चार्जेस है, क्योंकि ये तीनों ही डे टू डे बेसिस पर हमारे नहीं होते हैं। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला विल बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तब हमें जाके उसका फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं यहाँ पे, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑप्शंस आर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन नेशनल इनकम।
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में 100 या फिर चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन सप्लाई। अब आप बताओ, आई होप सबको पता ही होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में चेंज इन प्राइस, ये हमारा राइट ऑप्शन है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है आपका, वो क्या मेजर करता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड आफ्टर अ चेंज इन प्रोडक्ट्स ओन प्राइस। जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी होता है ना, वो क्या देखता है कि आपके प्राइस में, किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। या फिर हम इसको और सिंपल वर्ड में बोलें तो इसका मतलब होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू इट्स प्राइस चेंज। जब प्राइस, जो अभी मैंने बताया, प्राइस के चेंज होने पर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या इम्पैक्ट आता है, क्या चेंजेस आते हैं, वो कम होती है या ज़्यादा होती है। तो सिंपल सा लॉ है हमारा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब आपके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हमारी डिमांड क्या होती है, कम होती है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो रहा है उसका हम इम्पैक्ट देखते हैं कहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी इंटू 100, ये क्या हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे निकालोगे, जो प्राइस में चेंज हुआ है अपॉन में आपका जो पुराना वाला प्राइस था वो। देखो चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हो, दो क्वांटिटी हो गई ना जब चेंज हो रहा है, दैट मीन्स एक आपकी पहले वाली क्वांटिटी हो गई Q1 और एक आपकी क्वांटिटी जो आप प्राइस में चेंज होने के बाद रेफर करो, ठीक है। तो चेंज इन Q कैसे निकालते हो आप, Q2 माइनस Q1। ओके, नई वाली जो डिमांड है माइनस में पुरानी वाली डिमांड। ऐसे चेंज इन प्राइस, एक आपका पुराना P रहा होगा यहाँ पे P1 और एक P2 रहा होगा, राइट। तो आप कैसे निकालोगे चेंज इन प्राइस, P2 माइनस P1। और क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो बेस में हम पुराने वाले क्वांटिटी और प्राइस को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला इस तरीके से भी बन जाता है। अब 100 से 100 क्या हो गया, देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया है ना, तो ये भी इसका फॉर्मूला बन गया, चेंज इन Q अपॉन में Q अपॉन में चेंज इन P अपॉन में P। और इसको अगर सबसे सिंपल तरीके से लिखोगे ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो, चेंज इन Q अपॉन में चेंज इन P इनटू में P अपॉन में Q, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ओके, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, और इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसके आगे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बोलता है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है या प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप हमने यहाँ पे जितना भी डिस्कस किया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है ना आपको सबसे पहले मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कमेंट करके बताया करो आपको सेशन कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।